नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा की गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे हो चुके हैं। 600 दिन पूरे होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने सरकार की 600 दिनों की उपलब्धियों को गिनवाया, वहीं भविष्य का रोड मैप भी पेश किया। इस दौरान सीएम ने सरकार के 600 दिन के कामकाज का ब्यौरा देने वाली पुस्तिका का भी विमोचन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री जेपी दलाल सहित सभी कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा के सीएम ने क्या कुछ बड़ी बातें कही, वो उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। 600 दिन में केवल कैबिनेट मीटिंग हुई है और केवल अनाउंसमेंट हुई है, जो कि सारी खोखली साबित हुई। कोई भी बात आज तक ये पूरी नहीं कर पाए हैं। और अगर हम कोरोना काल की बात करें, पिछली बार कोरोना आया और उसके बाद से अब तक इन्होंने हरियाणा को और पीछे धकेल दिया। कोई स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से दुरुस्त की नहीं गई। यही कारण था कि इस बार कोरोना में हमारे लोगों को जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आम आदमी को ये नहीं मालूम था कि वो अपने इलाज के लिए जाए कहाँ। ना दवाइयाँ उपलब्ध थी, ना हॉस्पिटल बेड्स, ना और ऑक्सीजन का तो जो हाल रहा, कहीं ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था। कितने लोगों की जान गई ऑक्सीजन के अभाव में, दवाइयों के अभाव में। काला बाजारी जोरों पर चलती रही। ये सरकार तो केवल फेलियर सरकार साबित हुई है। तो थोड़ी तकनीकी दिक्कत हुई है, उसके लिए माफी चाहेंगे। हम आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो बड़ी बातें कि वो सुनवाना चाह रहे थे, लेकिन ये भी हम आपको सुनवाएंगे कि कुमारी शैलजा की तरफ से जो बातें कि उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बड़ी बातें कही हैं, वो जरा एक बार सुन लेते हैं। हमारी ये जो दूसरी टर्म है, इसके आज ठीक 600 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे एक मन में विचार आया कि हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे विपक्षी दल के लोग, खास करके कांग्रेस, हमको सालों का हिसाब पूछते हैं कि इस साल में क्या हुआ, इतने सालों में क्या हुआ। हमने कहा सालों का नहीं, हम दिनों का भी हिसाब बता सकते हैं कि कितने दिनों में क्या काम हुए। गरीब का कल्याण, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। इसलिए समाज के प्रति जो संवेदनशीलता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा मंत्रिमंडल लगातार, यानी मैं कह सकता हूं कि हमारे साथियों ने सामान्य सरकारों में जो पहले जितना काम वो मंत्रीगण करते थे, हमने उससे डबल काम किया है, डबल शिफ्ट में किया है। अगर मैं 600 दिन की बात करूं तो हमने 1200 दिन का काम कर लिया इसमें। आज खाद्यान्न भरपूर मात्रा में है और कई बार तो गोदाम में पड़ा खराब भी होता है। लेकिन आज भी बहुत चीजों की कमी है। तिलहन की कमी है, दालों की कमी है, फलों की कमी है। तो इन चीजों को सरकार प्लान कर सके ठीक से, तो इसलिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये भी आपकी जानकारी के लिए हरियाणा में हमने कार्यक्रम चलाया। इसको भी अब बाकी प्रांत आगे बढ़ा रहे हैं। 9 लाख किसानों को 62 लाख एकड़ भूमि रजिस्टर करके, और इस बार लगभग 1700-1800 करोड़ रुपए उनको सीधा किसानों को गया है। एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा है और किसान के घर में सीधा चला जाए। बीच में कोई ऐसा आदमी नहीं है उसकी पेमेंट को अपने पास लेके रख ले। परिवार पहचान पत्र में हमने हर गरीब परिवार को कैसे सहायता दी जाए। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हमने शुरू की। 6,000 रुपया केंद्र सरकार की ओर से भी, प्रधानमंत्री जी की ओर से भी अनाउंस किया गया। 6,000 रुपया हमने भी अनाउंस किया कि उसकी जितनी भी स्कीमें हैं, जिसका प्रीमियम उसको देना होता है वो दे नहीं पाता है या देने की मंशा नहीं होती है, लेकिन लाभ बहुत होते हैं उन स्कीमों के। हमने कहा उन स्कीमों का प्रीमियम इस 6,000 रुपए में से हम देंगे। जैसे प्रशासनिक इकाइयों में अभी तक हमारा शहरी डेवलपमेंट अथॉरिटी केवल एक गुरुग्राम की थी, वो भी हमने ही पिछले टर्म में बनाई थी। इस बार फरीदाबाद एफएमडीए बनाया और अभी पंचकुला पीएमडीए ने बनाया। आगे भी बड़े शहरों की ऐसी हमारी योजनाएं हैं, लेकिन ऐसी सारी हम योजनाएं बना रहे हैं। पंचकुला का एक समेकित विकास इसकी योजना बनी है और वो धीरे धीरे स्वरूप बना ले रही है। हम सोचते हैं कि पंचकुला को भी मोहाली के बराबर इस शहर को लेकर के आए। अब ग्राफिक्स के जरिए उन सभी बड़ी बातों पर भी नजर डालना जरूरी है जो सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रही।
हरियाणा में 4 नए विभाग बनाए गए हैं। एसवाइल से हरियाणा का अधिकार लेकर रहेंगे। जो एसवाइल का पानी है उसका अधिकार हरियाणा को मिलकर रहेगा। पानी बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई गई। पानी को बचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीति आयोग की रैंकिंग में हरियाणा नंबर 1 है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को मोबाइल दिए गए। कोरोना काल में शिक्षा विभाग को ऑनलाइन किया गया है ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैब दिए जाएंगे ताकि उनकी पढ़ाई आसान हो। संस्कृत मॉडल प्ले स्कूल से शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। छात्रों को लोन के लिए क्रेडिट गारंटी योजना जो है वो चलाई गई है। प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थानीयों को नौकरी में प्रावधान दिया गया है। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 1800 की गई हैं। 75 साल के पेड़ों के लिए सालाना 2500 रुपए पेंशन दी जाएगी। महामारी में अनाथ हुए बच्चों को 10 लाख की राशि दी जाएगी। होम आइसोलेशन में रह रहे बीपीएल परिवारों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये 600 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जनता के सामने बात रखी। ये बताया कि हमने इस संकट काल में भी किस प्रकार से प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम किया। अब बड़ा सवाल यह है कि ये सारी की सारी बातें विपक्ष के गले उतरी कि नहीं उतरी। गठबंधन सरकार के 600 दिनों का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, उसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ये क्या कुछ इस पूरे प्रकरण को लेकर कहा गया, उस पर भी ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालना जरूरी हो जाता है। जो कभी नहीं होना चाहिए था, हरियाणा में रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी पहुंची। पहले का जो कभी नहीं होना चाहिए था वो हुआ। बीजेपी जेजेपी की सरकार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। प्रदेश में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। कुमारी शैलजा ने कहा 600 दिन का काम जनता को गिनाए सरकार, जनता के सामने रखे बात। सरकार के पास किसान आंदोलन का समाधान नहीं है, यह भी उन्होंने कहा। पुरानी योजनाओं को बंद किया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि सीएम मनोहर लाल विज्ञापन जीवी हैं। सरकार का कोई मंत्री जनता के बीच नहीं जा सकता है, ये भी उन्होंने तंज कसा। ये जो तमाम बातें हैं ये विपक्ष की तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई हैं। तो ये जो कार्यकाल 600 दिनों का रहा, गठबंधन सरकार की बात हम कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। हालांकि इस दौरान एक चीज जरूर देखने को मिली कि बहुत लंबा जो अंतराल रहा वो कोरोना की भीड़ चढ़ गया और अभी भी हम पूरी तरह से इससे बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन उसके बाद भी जरूरत इस बात की है कि सरकार है, सरकार का काम होता है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, और ये किसी बात की पहले कोई योजना या पूर्व योजना या पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता कि किसी पार्टी की सरकार किसी प्रदेश में किसी देश में बनेगी तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों से लड़ने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। जनता उन्हें चुनकर भेजती है और उसके बाद अगर कुछ भी ऐसा आपात काल आता है तो उस आपातकाल से लड़ने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। और उस आपातकाल से सरकारें किस तरह से लड़ती हैं, लड़ने का तरीका क्या होता है। कोई ऐसा भी होता है कभी कभी कि कोई बहुत बेहतर तरीके से उसको टैकल कर पाता है, कोई सरकार उसको बहुत बेहतर तरीके से टैकल नहीं कर पाती है। ऐसी चुनौतियां सामने आ जाती हैं। लेकिन इस संकट को देखते हुए इन 600 दिनों के कामकाज का जो हिसाब आज दिया गया, इस पर ऐसे विशेषज्ञ लोगों से हम चर्चा करने वाले हैं। हम बातचीत करेंगे उनकी नजर में शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, कृषि क्षेत्र पर ये कितने कामकाज हुए हैं। क्या उनकी नजर में जो रिपोर्ट कार्ड है वो पास मार्क्स है, बेहतर है या बहुत बेहतर है, या इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। चर्चा करना जरूरी है। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। आर.एन. मलिक है, राजनीतिक विश्लेषक। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बारी बारी से सभी मेहमानों को हम आपका परिचय कराते हैं। अनुराग धारीवाल है, शिक्षाविद। धारीवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका।
गुरजीत सिंह मान है कृषि विशेषज्ञ। मान साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर हवा सिंह है अर्थशास्त्री मेरे साथ। हवा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मलिक साहब आपसे पूछूंगा कि ये जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, अक्सर हम देखते हैं कि सरकारें 100 दिन पूरा होने पर, 1 साल पूरा होने पर इस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड पेश करती हैं, लेकिन अब कुछ शायद ये नया ही होगा। हमने शायद इससे पहले कभी 600 दिन का रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा। ये जो आज रिपोर्ट कार्ड सरकार की तरफ से पेश किया गया 600 दिन पूरा होने पर गठबंधन सरकार की तरफ से, इन दिनों को लेकर आपका रिएक्शन क्या है? छोटे छोटे कमेंट आप सबसे चाहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, इन्होंने अब ये जो आपने दिखाया था ना ग्राफिक से, इसमें लिखा दिए जाएंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, तो आगे की बात है। इन 600 दिन में क्या किया वो कुछ नहीं बताया। जी 2 साल हो गए, होना चाहिए तो ये ना 2 साल के बाद दिखाते, अमूमन 3 साल के बाद। तो एनीवे इन्होंने दिखा दिया, बड़ी अच्छी बात। लेकिन इस 2 साल में क्या किया हमें तो कुछ नजर आ नहीं रहा। इससे अच्छा ये होते कि भाई देखिए, 1 साल से कोविड में दुखी है सरकार, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, ये सच्चाई बोल देते तो लोगों को गले उतर जाती। जी अब ये 2014 में जितनी सीट आई बीजेपी की, फिर 2019 में 40 के करीब आके रहेगी, इसका मतलब सरकार नाकामयाब रही। मुख्यमंत्री का जवाब तलब करना चाहिए था बीजेपी हाईकमांड को कि भाई 2014 में आपकी इतनी सीट थी, अब 40 क्यों आई? हमारा तो 75 पार का लगाया था जी। देखिए, पॉलिटिशियंस है ना, पॉलिटिकल क्लास, ये बड़ी तेज तरार क्लास होती है। इनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, चाहे ऑपोजिशन के हो चाहे रूलिंग पार्टी। इनका काम है अपनी छोटी चीज को बड़ी बताना। वो खट्टर साहब ने बता दिया। सरकार की जो इसकी समस्याएं है, नंबर 1, पहले किसान को देखिए, 65% जनता एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। 2 चीजों, कितने रेट बढ़ गए पेट्रोल के, कितने डीजल के। अब पेट्रोल का तो कीमत ज्यादातर शहर के आदमी फैक्ट करती है, ज्यादातर गाड़ियां ये सारी शहर में चलती है, देहात में तो कम चलती है। अब डीजल है, किसान मलिक साहब, एक छोटा छोटा कमेंट एक बार ले लेता हूँ, फिर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। एक इन दिनों को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, फिर आप ही के पास आऊंगा। मैं गुरजीत सिंह मान जी आपसे बात करूंगा। पहले भी जो ये रिपोर्ट कार्ड आज पेश किया गया ऐसे आपातकाल में, हालांकि लगभग सरकार ने कहा कि 400 दिन कोरोना की भेंट चढ़ गए, तो ये जो रिपोर्ट कार्ड का समय रखा गया, इसको लेकर आपका क्या मानना है? 600 दिन पूरे होना हालांकि बड़ी बात होती है, गठबंधन सरकारें एक साथ चलाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, लेकिन इन दिन को लेकर आपके रिएक्शंस क्या है? शमशेर जी, देखिए, इस पे तो कमेंट सही तो मलिक साहब दे सकते थे। मुझे तो लगता है कि ये एक PR एक्सरसाइज है कि जिसको एक मिड टर्म में ही उन्होंने अपनी कुछ उपलब्धियां जो शायद अभी गिनाने को नहीं है कि भविष्य में होंगी, उनको आज गिना रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने अपना तो कृषि क्षेत्र की ही बात करनी है, कृषि क्षेत्र की बात करूं तो न केवल हरियाणा, पंजाब या उत्तरी भारत के किसान, इनको क्रेडिट नहीं दिया जाता कि कोरोना की वेव 1 और अब कोरोना की वेव 2 में पूरे भारतवर्ष को फूड सिक्योरिटी से लबालब रखा। फूड इनसिक्योरिटी नहीं हुई किसी भी प्रदेश में, कम से कम ये कमी नहीं हुई, बावजूद इसके कि सरकारें मना कर रही हैं कि आप गेहूं मत उगाइए, आप चावल मत उगाइए। किसान अपनी जिद से उसे उगाते रहे और उसका लाभ ये हुआ कि कम से कम कोरोना काल में हमें अपने हाथ किसी और देश के आगे फूड सिक्योरिटी के लिए नहीं फैलाने पड़े। बाकी डिटेल में जैसे आपकी चर्चा आगे चलेगी, मैं कुछ बिल्कुल उस पर बात करेंगे कि जो किसान है उसको क्रेडिट नहीं दिया जाता है। सरकारें अपने स्तर पर जरूर अपनी उपलब्धियां गिनवाती हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इस पर भी बात होनी चाहिए। डॉक्टर हवा सिंह जी मेरे साथ अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आज सरकार की तरफ से 600 दिनों को लेकर बात कही गई, इसमें औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे, रोजगार को लेकर बात करेंगे, विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन छोटा सा कमेंट आपसे मैं चाहूँगा कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, वो उपलब्धियां गिनाने के लिए सही हैं या फिर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है? ऐसे सिचुएशंस के हिसाब से देखें तो मैं जो है किसी देश की तरक्की जानने के लिए, देश की तरक्की जानने के लिए हमें उसको ओवरऑल अचीवमेंट देखनी पड़ेगी। उसमें आर्थिक क्षेत्र में क्या किया है, सामाजिक क्षेत्र में क्या किया है, खेती के क्षेत्र में क्या किया है, मेडिकल में क्या किया है, एजुकेशन में क्या किया है, रोजगार में क्या किया है। तो इन सारी चीजों को आज सरकार को 600 दिन के बाद क्यों इस प्रकार का जो आज रिपोर्ट कार्ड पेश करना पड़ा, उसका अभिप्राय सिंपल इतना है कि जो
और जो हमारी महंगाई है और जो कोरोना काल में सरकार को जो दिक्कतें आई, इवन ऑक्सीजन जो एक छोटी सी चीज है वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, और हमारा स्टेट का जो सेकंड लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट है आज हरियाणा, जहाँ पर 27% बेरोजगारी है, मनरेगा की जो ना उपलब्धियां हैं वो कोई खास बात नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कोरोना में हरियाणा सरकार ने जो स्टेप लिए हैं, जब हम दूसरी स्टेटों की अपेक्षा देखते हैं तो हमारी सरकार काफी सक्सेसफुल रही है। परंतु जहाँ तक खेती का सवाल है, हमारे जो एमएसपी रेट पे था, गेहूं था और जो फसलें थी, सरकार काफी किसान के दबाव से रही है, या किसान की अपनी जो दबाव सरकार के ऊपर, या सरकार की जो अपनी सोच थी, वो तो बातें बात में निकल के आएंगी। तो एमएसपी पे काफी सरकार सक्सेसफुल रही है। हमारा जो 35% जो टोटल अमाउंट है हमारे किसान को सीधा मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान का आज भी 3.6% जो है हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे ये जो है -7.6% है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, किसान को कुछ नहीं दिया गया। जो किसान का एक्सपोर्ट में योगदान बढ़ा है, जीडीपी में योगदान बढ़ा, बड़ी दुख की अफसोस की बात है, किसान को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। तो एजुकेशन में नो डाउट जो गिवन सिचुएशन है उसमें जो ना एजुकेशन में इन्होंने काफी टीचर्स को, मैं भी एक टीचर हूँ, टीचर भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ, तो काफी सुविधाएं दी, बच्चों से कनेक्टिविटी के लिए काफी फैसिलिटीज दी, मैं इससे डिनाई नहीं करता। तो ओवरऑल यदि हम देखेंगे सरकार 50-50 है। मेरे जब मैं ओवरऑल उसकी सिचुएशन देखता हूँ 50-50 है। हाँ, हरियाणा सरकार को आपकी नज़र में आप 50% मानते हैं कि 50% अच्छा हुआ, 50% और करने की ज़रूरत आपको नज़र आती। ठीक है धारीवाल साहब, हाँ, ये जो आज का दिन रहा है बड़ा दिन है, क्योंकि गठबंधन सरकार किसी पार्टी की होती है तो उसमें इतने समय तक सरकार को चलाना, मिलजुल कर चलाना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। और ऐसे संकट में जब हरियाणा जैसे प्रदेश में तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसान चुनौती बने हुए हैं, विरोध प्रदर्शन किसानों का देखने को मिल रहा है, कई ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा हम करेंगे बारीकी से। लेकिन आज के इस दिन को लेकर कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं, और ये शिक्षा के लिहाज से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दिनों को लेकर बात करूंगा, क्या समझते हैं 600 दिनों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वास्तव में तो कोरोना समय में सबका इफेक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, वो सिर्फ उद्योगों के ऊपर और शिक्षा के ऊपर ही पड़ा है। अभी आपने जो मैसेज दिखा भी टैब दिए जाएंगे, तो मैं देने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसके ऊपर बात कर रहा हूँ जो फिलहाल चल रहा है। तो चलने में सरकार ने कोशिश की है कि हर बच्चे तक पहुंचा जाए, पर कितने बच्चों तक हम पहुंच पाए और उन बच्चों का क्या रिजल्ट रहा, ये अभी लंबे टाइम की प्रोसेस है, क्योंकि इसको हम एक क्षण में नहीं माप सकते कि भाई वहाँ हर बच्चे तक हम, इतने लाखों बच्चों तक हम पहुंच पाए और क्या वो उसी तरीके से उस चीज को समझ पाए जिस रूप में हम उन बच्चों को देना चाहते थे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे इस पे चर्चा लंबी तरीके में बात करेंगे भी कहाँ हम असफल रहे, कहाँ में और काम करने की आवश्यकता है। जैसे अपनी मेडिकल कॉलेज की बताई, ठीक है, इसमें सीटें अच्छी बड़ी हैं। दूसरा आपने बताया कि उद्योगों के अंदर हरियाणा को 75% योगदान दिया जाएगा, पर क्या 75% हरियाणा वासी के अंदर वो स्किल भी है क्या वो पर काम प्राप्त कर लें, क्या उनकी एजुकेशन इस लेवल की हुई है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर बात करेंगे। मलिक साहब, अब चर्चा को थोड़ा सा हम वाइड करके चलते हैं। एक बड़ा ओवरऑल मैं देखूंगा, आपसे पूछूंगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो होती है किसी भी सरकार की, उसमें चाहे गठबंधन में सरकार हो, चाहे वो अकेले दम पर सरकार किसी ने बनाई हो, और इस कोरोना संकट में जितनी सारी चुनौतियां सरकार के सामने आती हैं उनको पार पाने में और इन 600 दिनों में विकास के मॉडल को स्थापित करने में सरकार कामयाब हुई है। गठबंधन सरकार का जो माहौल है एक साथ चलने का, बैठने का, वो कैसा आपको नजर आया, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद बारीकी से कृषि पर बात करेंगे, उसके अलावा शिक्षा पर बात भी करेंगे और अर्थव्यवस्था को लेकर भी बात करेंगे। सरकार का जो ढांचा रहा, उसको मैं कहूँ कि चाल ढाल कैसा आपको नजर आया इन 6 महीने में? देखिए, ये तो वही बात है जो पहले मेरे को तो खास नजर नहीं आई। देखिए, मैं आपको एक एक चीज बता देता, फिर आप अंदाजा लगा देना ये अच्छा काम है। किसी पॉलिटिकल पार्टी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता जी, और ये समझेगा जी सरकार के खिलाफ इसलिए बोल रही है कांग्रेस में, एब्सोल्युटली नो। देखिए, मुख्यमंत्री वो कामयाब होता है जिसके दिल में आग सी लगी हो, मैंने अपनी स्टेट को बहुत आगे ले जाना है और विजन हो। वो यहाँ चीज है नहीं, पिछली सरकारों में नहीं था। चौधरी बंसीलाल के बाद, और चौधरी बंसीलाल की भी वो पहले वाली सरकार जी, दूसरी सरकार में जब वो मुख्यमंत्री रहे थे वो चीज नहीं थी उनमें। वो कई ठीक बात है, वो क्या फायदा उनको बताने का। अब सबसे पहले आ जाओ किसान के ऊपर, क्योंकि
क्योंकि वो कहते हैं ना, वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड। सरकार का काम ये होता है कि मैं ऐसे काम करूं, मेरी सरकार, मेरी स्टेट की जनता खुश रहे। अब वो आपको पता है कितनी खुश है सरकार। एमएलए जा नहीं सकते, मंत्री गांव में जा नहीं सकते, आपको पता है कितनी खुश है। देखिए किसान जो ना 67% आबादी है, 65% आबादी हमारी देहात में किसानों की है जी। किसानों क्या चीज मार रही है, सबसे ज्यादा तो डीजल का खर्चा मार रहा है। अब डीजल तकरीबन कितने 80-85 रुपए लीटर हो गया है। अब दो किस्म के किसान है, एक जिनके पास अपना ट्रैक्टर नहीं है, जो किराए पर ट्रैक्टर चलवाते हैं ना, वो 1 एकड़ के वो 2,500-3 हजार रुपए मांगने लग गए। अब जो ट्यूबवेल है, डीजल से जो ट्यूबवेल चला रहे हैं, उसको 1 एकड़ भरने में 20-20 घंटे लग जाते हैं साहब, और 20 घंटे डीजल देख लो कितना लग गया। सबसे बड़ी समस्या एक तो ये देहात की, दूसरी जो हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर है देहात में वो नाम मात्र है। इसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, सीएम साहब का जो गांव निदाना, आप उसके पीएचसी में चले जाओ, आप देख लो वहाँ कितने डॉक्टर, कितने नर्स। गुड़गांव है, 15 लाख की आबादी है, सिर्फ एक सिविल हॉस्पिटल है, उसके भी 2 हिस्से हुए, एक 31 सेक्टर में, एक 10 सेक्टर में। लोगों को अब की बार जिस तरह से ये प्राइवेट डॉक्टर लोगों को लूटते हैं, जो बुरा हाल करते हैं, वो लोग भी जानते हैं। अब हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रदेश में ब्लैक फंगस के बहुत केसेस हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना से भी ज्यादा ब्लैक फंगस के केसेस हो रहे हैं जी। और उसके लिए जो भी पेशेंट दाखिल है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे गांव के 2-3 लड़के दाखिल है, उसमें उसको कम से कम डेली 4 इंजेक्शन चाहिए। एम्पो क्या नाम उसमें, वो जो लगता है ना इंजेक्शन, एम्फोटेसिन, एम्फोलास्ट्रीन जैसा नाम है, वो 4 इंजेक्शन चाहिए। लेकिन सिस्टम ये है, जो भी जिस अस्पताल में दाखिल है पेशेंट, उसका डॉक्टर सीएमओ के पास डिमांड भेजता है, वो उसकी 4 से 6-5 इंजेक्शन की डिमांड भेजता है। वो डिमांड जाती है ऊपर पंचकूला, पंचकूला से हर एक आदमी को सिर्फ 2 इंजेक्शन मिल रहे। अब हर एक पेशेंट को जब 4 की जरूरत है, मिल रहे हैं 2, तो उसका इसको हम ट्रीटमेंट थोड़ा कहेंगे जी। और प्राइवेट सोर्स से कहीं मिलते नहीं। तो अब पता लगा है, किसी ने पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से लाते, को कहता जी अहमदाबाद मिल रहे, वहाँ जाओ, वहाँ से मिल जाएंगे, बाई एयर जाओ, वहाँ से मिलेंगे। तो लोगों की काफी खराब मिट्टी है जिनके ब्लैक फंगस है। और अभी तक ये बात ना अखबार में आई ना मीडिया में आई है कि भाई ब्लैक फंगस के जो 4 इंजेक्शन एक पेशेंट को डेली मिलने चाहिए, वो 2 मिल रहे हैं। वो 2 मिलने पेशेंट ना इधर का ना उधर। अब हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या पानी, क्योंकि नहरी पानी काफी कम आ रहा है, खेतों में सिंचाई हो नहीं रही, शहरों में वाटर सप्लाई कम हुआ। अब ये कह रहे जी हम SYL का अधिकार लेके रहेंगे, ये नारा तो जब से ये SYL झगड़ा हुआ ना 1980, उससे सुनते आ रही। जितनी सरकारें आई ना, वो ये कहेंगे हम SYL पानी लेके रहेंगे। अपोजिशन वाले कहते तुम नहीं ले सकते, हम लेके दिखाएंगे। तो ये चलता रहेगा और ये SYL पानी कभी नहीं मिलेगा। जब तक जमुना के ऊपर डैम नहीं बनेगा तो हरियाणा का पानी का कल्याण बिल्कुल नहीं होगा। पानी के लिहाज से आज के दिन हरियाणा ICU में है। देखिए जो ड्रिंकिंग वाटर है, 2 किस्म की हरियाणा की 2 बेल्ट है, ट्यूबवेल बेल्ट, एक कैनाल बेल्ट। कैनाल बेल्ट के जितने गांव हैं, उनका जो वाटर सप्लाई है वो नहर पानी के ऊपर निर्भर है। बहुत से गांवों में सारे टैंक सूखे पड़े हैं, क्योंकि नहर 42 दिन में आती है और 42 दिन की स्टोरेज नहीं है। आप किसी गांव में जाके देख लो, किसी गांव में कहते 3 दिन में एक बार पानी आता है, किसी में कहते 4 दिन में एक बार पानी आता है। एक कथूरा गांव है गोवाना के पास है जी। उसमें लोग ये कहते हैं, वो टीवी वाले गए थे कोई किसी चैनल के, कि जी पानी को तो हम घी की तरह संभाल के रखते हैं। फिर किसान कहता है तो हमें, किसान ये कहता 4 चीज, कहता हमें 4 चीज दे दो, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। वो MSP भी उनकी ना बाद की है डिमांड, असली डिमांड उनकी 4। नंबर 1 कि प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट से बचाओ, प्राइवेट स्कूल की लूट से बचाओ, नहरी पानी पूरा दे दो। ये 3-4 डिमांड है, ये पूरी कर दो, कहता हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं जी। ये अहम बात है मलिक साहब। इन तीनों चीजों पे सरकार का कोई ध्यान नहीं। अब ये जो करे ना कि मुझे 10 लाख देंगे, उसको ये देंगे, उसको ये देंगे, ये है रेवड़ी बांटना। ठीक है, या इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। इस पर मैं चर्चा करूंगा आपसे कि जो कोरोना काल में, कोरोना संकट में जो सरकार की तरफ से चीजें दी जा रही हैं, आपके पास लौट रहा हूं,
ये जो तमाम बातें सरकार की तरफ से घोषणा में की जा रही हैं, इनसे कितना उद्धार होगा? लौट रहा हूं मान साहब, आपके पास आ रहा हूं मैं। कृषि को बचाने के लिए सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है वो बेहतर साबित हो रही है। मैं मान साहब आपसे पूछ रहा हूँ, ये योजना जो है सरकार ने चलाई, इसका फायदा कितना हुआ? आज उसका जो सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो वर्णन किया गया, और दूसरा कि माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा, एकदम पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि ये कहाँ कहाँ पर कारगर है, कहाँ कहाँ पर उपयुक्त है, और इसको लेकर जो सब्सिडी की बात सरकार करती है, क्या वाकई में ये तमाम जो बातें आप हो रही हैं किसानों के लिए वो धरातल पर सही प्रतीत होती हैं, या फिर इनमें भी बहुत सारे झोल हैं जिस पर काम होना चाहिए? क्या लगता है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना कामयाब हुई कि नहीं हुई, और माइक्रो इरिगेशन कितना कारगर हो सकता है? सिर्फ एक सेकंड जी, पहले ये तो बताए ना सरकार इसके डिटेल क्या है इस योजना की? बिल्कुल ठीक है, इसका तो नाम सुना, ये तो पता नहीं इसके डिटेल क्या है। मेरा पानी मेरा ब्यौरा, व्हाट डज इट मीन? जी ये बड़ी बात है जी। मान साहब बताएंगे। हाँ जी शमशेर जी, जैसे मलिक साहब ने बहुत सारी राजनीतिक कमेंट्स तो कर ही दिए और हर तरह की अपोजिशन के पॉलिटिशियंस को और रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस को बताया कि ये तो इन्होंने बातें ही करनी होती है, लेकिन विजन होना जरूरी है। जो कि मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार का खेती बाड़ी को लेकर विजन नहीं है। जो सरकार बातें कर रही है, जो आज खट्टर साहब ने भी करी, चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, चाहे मेरा पानी मेरी विरासत, डार्क जोन की बातें हैं, ये सब केंद्रीय सरकार के आदेशों की, एनजीटी के आदेशों की कंप्लायंस मात्र हैं। ये किसानों के साथ सीधी सीधी जुड़ी बातें नहीं है। अगर ऐसा होता तो जैसे मलिक साहब ने कहा तो किसान हरियाणा की सरकार से खुश होते, लेकिन वो तो उनके मंत्रियों और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अपने घरों तक या अपने गांवों तक नहीं आने दे रहे। तो ये कंप्लायंस तो देखिए स्टेट की लायबिलिटी है कि जो केंद्रीय सरकार कह रही है। ये जो पॉलिसीज अभी मलिक साहब ने सवाल भी उठाया, मेरा पानी मेरा विरासत और ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज है। जहां केंद्रीय कानून अच्छे हैं या बुरे हैं पता नहीं, ये अभी सस्पेंडेड हैं। वो तो एक खुली बाजार और खुली मार्केट और वन नेशन की बात करते हैं, लेकिन ये जो दोनों कानून हैं ये फार्मर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत में सरकार एक छोटा सा अनुदान दे करके एक कोई अन्य डाइवर्सिफाइड फसल लगाने को कहती है, जो उसके खेत में उसके मिट्टी पानी के मुताबिक हो या न हो, ये बात फार्मर को डिसाइड करनी चाहिए। लेकिन सरकार कहती है कि आप इसे छोड़िए और इसे लगाइए और आपको हम इतने रुपए का अनुदान देंगे इसको बदलने के लिए। उसके बाद आपकी क्रॉप फेल हो या ना हो, उसकी जिम्मेवारी सरकार की नहीं है। या तो वो भी आप एक ब्लैंकेट साथ में एक प्रोविजन रखें कि अगर ये देने के बाद भी आपकी फसल की आमदन जो आप पहले से लगा रहे थे उससे कम होती है तो उसका भावांतर भी हम देंगे। ऐसा तो उसमें कुछ नहीं है। पिछले साल जो काफी बताया जाता है 98 लाख एकड़ में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन मोस्टली वो फेलियर हुआ और बाद में उसकी ये शायद इंक्वायरी भी चली कि जिन्होंने वो रजिस्ट्रेशन कराई थी उन्होंने अपने खेतों में या तो वो फसलें डाइवर्सिफाइड क्रॉप नहीं लगाई या शीघ्र ही उन्हें लगा कि ये कामयाब नहीं होने वाली, उन्हें वहां से प्लाउ बैक करके हटा दिया और जो भी कोई वो पहले लगाना चाहते थे या वो लगाई या कुछ और लगाया कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया कि अगर वो जो सरकार के पीछे लग के तो बिल्कुल बर्बाद हो जाते। इसी प्रकार से सरकार का विजन साइंस, एग्रीकल्चर साइंस को लेकर भी नहीं है। आप क्योंकि मीडिया में रहते हैं, हरियाणा में स्टेट इंस्टीट्यूट है HAU और बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ICAR के, IAR है, डायरेक्टरेट व्हीट बोर्ड है, सिरसा में भी इसका कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इनके जो सीनियर साइंटिस्ट है या इनके जो डायरेक्टर्स हैं, मैंने तो उन्हें कभी देखा नहीं कि वो आके टेलीविजन पर किसानों को संबोधन करते हो कि ये चीजें करने वाली हैं। वो अगर सरकार को रिपोर्ट देते हैं तो उनको किसी तरह से सम्मिलित करके हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो एक लुभावनी सी बात कह देते हैं। मुझे लगता है कि वो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बताई साइंटिफिक बातों से अक्सर मैच नहीं करती। तो इस तरह से ठीक है कि जो नॉन फार्मर्स हैं उन्हें काफी ये इम्प्रेसिव लगेगा कि हमारी हरियाणा की सरकार जसपा और भाजपा की किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन किसान चाहे अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है, उसे निश्चित तौर से पता होता है
कि उसके लिए जो बताया जा रहा है क्या हो रहा है या नहीं। सब्सिडीज की बात है, सब्सिडीज को वैसे तो कट डाउन करने के लिए WTO ने बहुत सालों से जोर लगाया हुआ है, उसके बावजूद जापान का एग्जाम्पल दूं तो वहाँ पे 50% सब्सिडी आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर को दी जाती है, जिससे वो सस्टेन करती है। हमारे यहाँ जो सब्सिडीज अभी माइक्रो इरिगेशन को लेकर है, सोलर पंप्स को लेकर है, कुछ फार्म इक्विपमेंट्स को लेकर है, अगर मेरे साथ ये डॉक्टर हवा सिंह जी बैठे हैं, अर्थशास्त्री, सब्सिडीज का अधिकांश फायदा उस इंडस्ट्रीज को होता है जिनके इक्विपमेंट के ऊपर सब्सिडी होती है। ये एक बिल्कुल सभी को, इट्स एन ओपन सीक्रेट, हर कोई इस बात को जानता है। सब्सिडी देने की बजाय आप इनपुट कॉस्ट को ही घटाएं। आप पहले यूरिया DAP की जो इनपुट पे एक्साइज ड्यूटीज लगाते हैं और बाद में आप एक एहसान करने के लिए फार्मर को सब्सिडीज देते हैं। यूरिया का दुष्प्रभाव है, लेकिन जो महंगी फर्टिलाइजर DAP है, जिनके न्यूट्रिएंट्स की खेत को जरूरत है, सॉइल हेल्थ हरियाणा की खराब हो रही है, उसके रेट पीछे बढ़ाए, किसानों ने उसका प्रोटेस्ट किया तो आनंद फानन में एक बार टेम्परेरी घटाए हैं। उल्टा अच्छे न्यूट्रिशियस फर्टिलाइजर्स पे तो अधिक सब्सिडी होनी चाहिए, ताकि यूरिया के बदले में हम लोग सिर्फ यूरिया को सस्ता मान के इसका प्रयोग करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, फार्मर एजुकेशन को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा। कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्रीकल्चर के कोर्सेज नहीं है, शिक्षाविद बैठे हैं मेरे साथ, क्यों नहीं ये कॉलेज के जो एकेडमिक कॉलेज में सम्मिलित किए जाते कि किसान का बेटा आके मजबूरी से साइंस पढ़ता है, कॉमर्स पढ़ता है, जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। रूरल रोजगार की बात करें तो वो नहीं है। पिछले साल शायद क्रॉप ड्रायर्स की बात की गई थी, वो नहीं लगे। स्टबल मैनेजमेंट के ऊपर NGT का बहुत सख्त डंडा है, जो कि किसान से तो कंप्लायंस कराई जाती है, लेकिन सरकार ने अपना पार्ट की परफॉर्मेंस नहीं की है। स्टबल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं लगी है, स्टबल के परचेज नहीं हुए हैं। धरातल पर तो ये बातें हैं 600 दिन तक की भी। आगे वाले दिनों में क्या होने वाला है ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में, इस पर चर्चा भी करेंगे जब आगे माहौल। धारीवाल साहब, अब आपसे मेरी चर्चा होगी कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर लगातार मैं 2 दिन से चर्चा कर रहा था कि आज जो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें इतनी सारी खामियां आ गई, बच्चों के ऊपर एक मानसिक दबाव हो गया है, बच्चे चिड़चिड़ाने लगे हैं और इसके साथ साथ एक ऐसे तनाव में रहते हैं कि उनके चेहरे को देखकर हमें पता लग जाता है। स्कूल अगर बच्चा नहीं जाएगा तो उसके बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसके बचपन के दिनों को हम छीन पा रहे हैं, हम छीन रहे हैं, गलत हो रहा है बच्चों के साथ, लेकिन विकल्प नहीं है। लेकिन इसके अलावा रास्ते और निकाले जा सकते हैं। हम चर्चा कर रहे थे, लोगों से बातचीत हुई, एक्सपर्ट लोगों से, तो उनका ये कहना था कि ऐसा भी किया जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों में जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको मोटिवेट करके 5-10 बच्चों के समूह में बैठा करके उनको पढ़ाया जा सकता है, पेड़ के नीचे किसी ऐसी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तमाम उन गाइडलाइंस के साथ बच्चों को एक ऐसा माहौल दिया जा सकता है जो बच्चे अकेले ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, वो उनके विकास में, मानसिक विकास में बाधा बन रहा है। सर, आपका जो प्रश्न है, प्रश्न बड़ा वाजिब है, और इस वाजिब पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मेरी बात करने से कि एजुकेशन के अंदर सबसे बढ़िया जो थ्योरी मानी जाती है एजुकेशन की, वो ब्लूम की थ्योरी मानी जाती है। ब्लूम की थ्योरी ये कहते हैं कि लेक्चर मेथड से सिर्फ 5% बच्चे ही समझ पाते हैं, लेक्चर मेथड से। और जो ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है लेक्चर मेथड से, वो तो उसका भी बिल्कुल खराब तरीका है। भाई ऑनलाइन नेचुरली अब जब फेस टू फेस हम पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, तो वो भी 5% आता है लेक्चर मेथड से। तो आप ऑनलाइन सिर्फ चेहरा सामने देख के उस बच्चे को कैसे पढ़ा पा रहे हो, ये इम्पॉसिबल सी बात है। पर वो अब वो पढ़ाई भी हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। मैं आपके सामने ऑनलाइन पढ़ाई के 2 टाइप के विकल्प बताता हूँ कि हरियाणा के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई के 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है मोबाइल का और दूसरा मोबाइल विकल्प है टेलीविजन का। अब मोबाइल के विकल्प की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये डेटा एनालिसिस करना होगा कि कितने प्रतिशत बच्चों के पास स्मार्टफोन विद इंटरनेट है। आपने लैपटॉप की बात की है, सरकारी स्कूलों वाले बच्चों पर लैपटॉप नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल सी बात है। शायद 2.5 लाख बच्चों में से एक बच्चे के पास होगा लैपटॉप, वरना लैपटॉप नहीं होगा। पहला, कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन विद इंटरनेट है। दूसरा, कितने बच्चों के पास फीचर फोन है, फीचर फोन यानी बटनों वाले फोन है, सिंपल फोन है। तीसरा, कितने बच्चों के पास किसी भी तरह का फोन नहीं है। तो तीनों प्रकार के बच्चों के लिए अलग अलग तरह की पॉलिसी बननी चाहिए ताकि उसी तरह से उनकी पढ़ाई संभव हो पाए। दूसरी बात, दूसरा मेथड है टेलीविजन का। टेलीविजन में जो हरियाणा एजुकेशन के जब प्रसारण आता है
उसमें ये देखना पड़ेगा कि किस घर में, कौन से घर में किस प्रकार की केबल टेलीविजन है, डिश है। अब आप देखें तो 90% बच्चों के घर में फ्री डिश है। फ्री डिश जो एक बार डिश लगा दी जिसके बाद में कोई खर्चा नहीं आता, तो उस डिश से आप अपने बच्चों को कैसे जोड़ पाओगे? क्या जिस समय वो लाइव प्रोग्राम आता है उस समय उस घर में उस बच्चे के पास लाइट है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम इन सभी प्रश्नों में डीपली लेवल तक चीज को समझ पाएंगे, और उससे भी बड़ी बात ऑनलाइन पेडागोजी, कितने आपके शिक्षक ऑनलाइन पेडागोजी से परिचित हैं, कितने इस शिक्षा शास्त्र को ऑनलाइन तरीकों से पढ़ा पाएंगे, क्या उनमें वो क्वालिटी है, क्या उन्होंने वो टेक्निक है, या सिर्फ यूट्यूब के लिंक शेयर किए जा रहे हैं? यदि यूट्यूब के लिंक शेयर किए जा रहे हैं तो बड़ी अजीबोगरीब चीज है। सबसे ज्यादा पढ़ाई प्रभावित छोटे बच्चों को सीधा प्रैक्टिस चाहिए। बिल्कुल आपका अच्छा सुझाव है कि गाँव में छोटी छोटी नुक्कड़ पाठशालाएं चलाई जा सकती हैं। मान लो किसी कक्षा में 25 बच्चे हैं और सोशल डिस्टेंस बनाते हुए 10 बच्चे जल्दी 9 से 12 ही पढ़ाएं। सुबह 6 बजे 10 बच्चे बुला उस टाइम पढ़ा लें, बाद के 10 बच्चे शाम के 10 बजे शाम के 7 बजे बिठा सकते हैं। तो हमें टीचर को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा और टीचर को ऑनलाइन पेडागोजी के बारे में विस्तृत रूप से बताना पड़ेगा। दूसरा आपने उठाया प्रश्न कि मॉडल संस्कृति स्कूल में क्या है और प्ले वे क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि मॉडल संस्कृति स्कूल तो शुरू है हरियाणा में, पर अभी प्ले वे स्कूल शुरू नहीं है, सिर्फ मॉडल संस्कृति स्कूल है। उसमें अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज ये है कि उन गरीबों के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई मिल पाएगी। बढ़िया चीज, पहली बढ़िया चीज। देखो दोनों की स्थिति में कंपैरिजन करूंगा, बढ़िया चीज क्या है कि इंग्लिश मीडियम से गरीबों के बच्चे भी पढ़ पाएंगे। दूसरी अच्छी चीज, इंग्लिश उन स्कूलों में पहली बार स्मार्ट बोर्ड आए हैं, यानी कि प्राइमरी, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, छोटे छोटे बच्चों को कभी रेल नहीं देखी हुई होती, तो उसी प्रकार पहली बार प्राइमरी स्कूलों के अंदर स्मार्ट बोर्ड आए हैं जिसमें उन बच्चों को पढ़ाना संभव है। पर स्मार्ट बोर्ड को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ के एक टीचर कैसे पढ़ाएगा, इस बारे में अभी टीचर की पकड़ नहीं है। पूरे 1 साल से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और तीसरा आपने बात बताई बेरोजगार की या 75% आरक्षण की इंडस्ट्री में। यदि एक, जैसे अभी शर्मान साहब बता रहे थे कि बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए, किसमें आवश्यकता है और क्या उसको बाकायदा उसकी पूरी स्किल उसके अंदर है। आपने कह दिया कि भाई इस प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर 75% बच्चे हरियाणा के होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की तो फैक्ट्री है, पर क्या इलेक्ट्रॉनिक की उस इंडस्ट्री में 75% बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्कशॉप में उनकी वो महारत उनको हासिल है? यदि महारत हासिल नहीं है और आप प्रेशर डालेंगे इन बच्चों को लो, तो वो इंडस्ट्री अपनी और कहीं ले जाएगा। बिल्कुल, यानी कि हमें अपनी स्किल पैदा करनी होगी, स्किल पैदा करना पड़ेगा। और स्किल एजुकेशन की हमारे देश के साथ साथ हरियाणा में भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी मान साहब ने कहा एग्रीकल्चर के बारे में, तो बिल्कुल सही बात है कि 55% आबादी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। आप आर्ट पढ़ा रहे हैं, आप कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं, तो क्या इसके साथ एग्रीकल्चर नए नए कौन से तरीकों से कौन सी खाद का प्रयोग किया जाए, कौन से बीजों के ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट हो, किस प्रकार नई तकनीक लाई जाए, यदि आप इसके ऊपर स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो नेचुरली जो इंडस्ट्री जिस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा होगी उसी का ग्रोथ होगी। जैसे कि केरल के अंदर टूरिज्म के ऊपर है, आयुर्वेद के ऊपर है, तो हमारे पास जब एग्रीकल्चर है तो हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें, उसके ऊपर ज्यादा इस पर फोकस करना चाहिए। और जो रोजगार का एक संकट खड़ा हो गया, कंपनियों पर आश्रित हो गए हैं दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों पर, उस समय थोड़ा सा राहत मिल सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया धारीवाल साहब, इस चर्चा में आप जुड़े मेरे साथ। चर्चा लगातार जारी है, डॉक्टर साहब आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक में लेता हूं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हरियाणा प्रदेश में 75% युवाओं के रोजगार की बात सरकार करती है, कितना उस पर काम हुआ, और हरियाणा प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इस वक्त हालात खराब है, उसको पटरी पर लाने के लिए सरकार कहां काम कर रही है, ये कितना नजर आता है, इस पर बात होगी। और स्वास्थ्य सेवाएं जो इस कोरोना संकट में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिली कि उस पर काम करना चाहिए, कितना जरूरी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं
वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों ना हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार, हरियाणा सरकार की बात करें, 600 दिन जो है गठबंधन सरकार की पूरे हुए। आज सरकार ने अपने 600 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। ये कहा कि जो काम 1200 दिनों में होना चाहिए था वो काम हमने 600 दिनों में करके दिखाया। हालांकि इसमें कोरोना संकट जरूर रहा और उसने केवल हरियाणा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हालात पर अटैक किया है। अर्थव्यवस्था पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सब जगह प्रभाव डाला है। हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि ये 600 दिन वाकई में रहे कैसे, इसको लेकर विशेषज्ञों की राय जानना बेहद जरूरी है। तो मेरे साथ लगातार आनंद मलिक साहब जुड़े हुए हैं, गुरजीत सिंह मान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हवा सिंह जी अर्थशास्त्री मेरे साथ हैं और डॉक्टर सतवीर चौधरी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में, क्योंकि आज जो बात हो रही है वो ओवरऑल बात हम कर रहे हैं। आपसे बातचीत करूंगा मैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर इन 400 दिनों में कैसे हालात रहे कोरोना काल में, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा हवा सिंह जी कि हमने रोजगार को लेकर इन दिनों में क्या किया, और जो सरकार बात करती है 75% स्थानीयों को नौकरी देने की बात प्राइवेट सेक्टर में, वो कितना धरातल पर आपको खरा उतरता हुआ नजर आता है, और इसके अलावा जो आर्थिक हालात हैं प्रदेश के वो हम उसमें कहाँ खड़े हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात पर जिक्र करना चाहता हूँ कि जो 75% जो रिजर्वेशन हरियाणा के बच्चों को दी है, मैं एज ए शास्त्री, एज ए प्रोफेसर इस बात से सहमत हूँ कि कुछ मेरे शिक्षा के भाई जो हैं, शिक्षाविद जो हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन की कमी है या दूसरी प्रोफेशनल एजुकेशन की कमी है। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हमारा जो टेक्निकल एजुकेशन है और प्रोफेशनल एजुकेशन है, यदि हम बिहार से कंपेयर करें, यूपी से कंपेयर करें, मध्य प्रदेश से कंपेयर करें, हम उनसे बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं। और मैं इस बात से, क्योंकि हमारा बेरोजगारी जो है 27% है, सेकंड स्टेट है हमारे हिंदुस्तान में जहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वो 27% है दिल्ली के बाद। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए यदि हम छोटी छोटी जॉब के लिए भी, एक छोटा टेक्नीशियन चाहिए, एक हेल्पर चाहिए, एक गार्ड चाहिए, उसके लिए भी हम यदि दूसरी स्टेटों पे डिपेंड करेंगे तो ये हमारी स्टेट के लिए आर्थिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हमारे समाज में जो ना उससे क्रिमिनलाइजेशन ज्यादा होगा, लोगों में जो ना चोरियां बढ़ेंगी, लोगों में जो हेरा फेरी आप देख रहे हैं, अखबार भरे पड़े हैं, ये सारी चीजें बुराई किसके कारण है? वो बेरोजगारी के कारण है। तो हम इस बात को हमें मानना पड़ेगा। यदि छोटी मोटी कमियां हैं, मैं मान साहब से सहमत हूँ इस बात से कि ग्रेजुएशन लेवल पे एग्रीकल्चर के कोई स्मॉल कोर्स नहीं है, ITI में कोई स्मॉल कोर्स नहीं है, जिससे कि एक किसान जो है बेशक कम पढ़ा लिखा है, वो 6 महीने का उसको ट्रेनिंग देके हम ट्रेन कर सकते हैं, उसको बिजाई के बारे में ट्रेन कर सकते हैं, ट्रैक्टर के बारे में ट्रेन कर सकते हैं, उसको जैसे लैब फैसिलिटीज है कि स्वास्थ्य एग्रीकल्चर का स्वास्थ्य मापने के लिए हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद किसान को नॉलेज नहीं है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे कोर्सेज हम किसान के लिए शुरू करने चाहिए, जिससे कि किसान जो है वो इन सारी बातों का, इक्विपमेंट्स का है, फर्टिलाइजर का है, बीज का है। आज एक किसान को, अच्छे किसान को ये नहीं पता कि ये बीज ठीक है या गलत है।
या कितना खाद मैंने यूरिया डालना है, डीएपी डालना है या दूसरा खाद डालना है, आज अच्छे से अच्छे किसान को ये पता नहीं है। तो उस चीज की जानकारी के लिए छोटे छोटे कोर्सेज सरकार को शुरू करने चाहिए, जैसे ITI में फर्नीचर बनाने के लिए है, थोड़ा बिजली का ठीक करने के लिए है, और छोटे छोटे काम जो है प्लम्बर का काम उसको ट्रेनिंग देते हैं। क्यों ना किसान को इस प्रकार के छोटे छोटे कोर्सेज देने चाहिए, जिससे कि किसान जो है सोर्सिंग का इनपुट्स का प्रॉपर यूज कर सकता है और अपनी इनकम भी बढ़ा सकता है और अपना कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का वो कम कर सकता है। दूसरी बात मैं एक बात जरूर कहूँगा, एक बात जो सरकार कहती है पानी के बारे में, विरासत के बारे में बात की है कि मैं इस बात से सहमत हूँ। आज हमारे पास गेहूं और चावल का भंडार आने वाले 5 वर्षों के लिए है। और उसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ ज्ञान के लिए कि आज हमारे देश में एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है जो 15 मिलियन टन है, जिसकी जो है हमें जो फॉरेन करेंसी है वो $10 मिलियन देनी पड़ती है। और हम यहाँ पर अच्छा जो ना एडिबल ऑयल के जो जिससे बनता है वो पैदा कर सकते हैं। सरकार इंपोर्ट बंद करे, किसानों को प्रमोट करे, तो किसान की इनकम आज तेल क्यों महंगा हुआ? सरकार ने अभी मलेशिया से इंपोर्ट बंद कर दिया, इंपोर्ट बंद कर दिया। जब इंपोर्ट बंद कर दिया सरकार ने तो नेचुरली है उसकी डिमांड है तो उसकी जहाँ सप्लाई कम है तो उसकी प्राइसेस बढ़ गई। ऐसे बहुत से उदाहरण है जहाँ पर हम किसान को कि इंपोर्ट बंद करें। अभी एक और मैं बताना चाहता हूँ, यूएनओ की एक रिपोर्ट है कि आने वाले 5 वर्षों में सबसे बड़ा क्राइसिस जो वर्ल्ड में वो फूड का होगा, तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। नंबर 2 कि जैसे मान साहब ने कहा कि सब्सिडी जो है नो डाउट अमेरिका में 80% है, जापान में तो 50%, अमेरिका में 80% था, ऑस्ट्रेलिया में 82% है। जितने यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर किसान को जो इनपुट्स है उन पर सब्सिडी हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा है, परंतु वो इस बात से यूएनओ दबाव WHO डालता है हमारे ऊपर WTO कि हम प्रोडक्शन कम करें, उनकी गेहूं प्रोडक्ट भी के। तो ये तो एक कम्पिटिटिव है, तो वो उनके पास आर्थिक व्यवस्था उनकी स्ट्रॉन्ग है हमारे से। उस प्रकार के मेथड जो है स्ट्रेटजी यूज करते रहेंगे, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। परंतु हमारी सरकार ने देखना है कि इन प्रकार की परिस्थितियों में हमने किस प्रकार से किसान के इंटरेस्ट बचाने हैं, उसको अच्छी सब्सिडी देनी है, उसको अच्छा इनपुट्स देना है, जिससे कि वो जो है डाइवर्सिफिकेशन भी करे वो। अदरवाइज कोई शक नहीं कि आज कुरुक्षेत्र में, करनाल में पानी की ट्यूबवेल की समस्या आ गई है, पानी का स्तर बहुत नीचे गिर गया। तो यदि हम गेहूं और उसके पीछे पैडी के पीछे पड़े रहेंगे तो 5 साल के बाद वो भी नहीं पैदा कर पाएंगे हम। तो किसान को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए, और सरकार जो इंसेंटिव दे रही है ईमानदारी से दे। पीछे मक्की पे कुरुक्षेत्र में, करनाल में इंसेंटिव दिया, परंतु मक्की बिकी नहीं किसानों की, किसान फिर फ्रस्ट्रेशन में आ गया। तो सरकार जो बात कहती है, सरकार को उस बात पे अमल भी करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जी। मैं दूसरी बात जो इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री में कोई बड़ा उद्योग हरियाणा में नहीं आया, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हरियाणा में नहीं आई है, बल्कि जो एग्रीकल्चर जो 2 मंडियां बननी थी बहुत बड़ी, हॉर्टिकल्चर की और वेजिटेबल की, वो भी सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई, जिसमें कि हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता था और हमारी यहाँ पर किसानों की इनकम बढ़ सकती थी। क्योंकि हमारे साथ एडजॉइनिंग हिमाचल प्रदेश है जहाँ से बहुत ज्यादा फ्रूट आता है, तो उसकी मार्केट हम दे सकते थे और दिल्ली के बजाय हरियाणा में बहुत बड़ी मार्केट फ्रूट्स और वेजिटेबल की बन सकती थी। परंतु पता नहीं क्या कारण है कि सरकार बातें कर रही है परंतु उसको पूरा नहीं कर पा रही। तो सरकार को चाहिए कि जो बातें करते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करे। एक मैं बात बहुत कहना चाहता हूँ यहाँ पर, हमारे सरकार का जो बजट है, क्योंकि ग्रोथ कहाँ से जो बजट से होगी, कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर से कितना पैसा लगाते हैं। हमारी सरकार ने इस बजट में 90,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा खर्च होगा। परंतु उसके साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपया लोन लिया हुआ है, जिसमें 40,000 करोड़ रुपया हम जो है इंटरेस्ट के रूप में देते हैं। तो डेवलपमेंट कैसे होगा जब सरकार बजट हमारा 1,55,000 करोड़ का है, 2 लाख करोड़ रुपया हमने डिफरेंट एजेंसियों से लोन लिया हुआ है, 40,000 करोड़ रुपया उसमें हम इंटरेस्ट के रूप में पे करते हैं। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है, जैसे हॉस्पिटल बनाने हैं, यूनिवर्सिटी बनानी है, सड़कें बनानी हैं, गांव में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है गांव में? कहीं नहीं है, छोटी छोटी डिस्पेंसरियां भी बंद पड़ी हैं। तो इन सबको ग्रोथ के लिए हमारे को पैसे की जरूरत है।
परंतु सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार वो टैक्स कलेक्शन को बढ़ाए। पेट्रोल पर और डीजल पे ना बढ़ाए। पेट्रोल और डीजल तो एसेंशियल कमोडिटी है, उसके पास आम आदमी के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसको पेट्रोल लेना पड़ेगा, डीजल लेना पड़ेगा। उससे जो ना महंगाई बढ़ेगी। जितना डीजल और पेट्रोल महंगा होगा उससे हमारी महंगाई की दर बढ़ेगी। और आज हमारी महंगाई की दर जो है नेशनल लेवल पे 13% पर पहुंच गई है, जो पिछले 20 या 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हर आदमी यहाँ जो है बेरोजगारी एक तरफ उसको तंग कर रही है, दूसरी तरफ उसके इनकम कम होगी, तीसरी तरफ से कंजम्पशन कम होगा। जब कंजम्पशन कम होगा तो डिमांड कैसे बढ़ेगी, जब डिमांड नहीं होगी तो इंडस्ट्री कैसे लगाएगा। ये एक सर्कल है। इस सर्कल को बनाने के लिए सरकार को साइकिल को चलाने के लिए हर तरफ से काम करने की जरूरत है। जो आप बात करें डॉक्टर साहब, बहुत अहम बातें हैं चर्चा में, और इन बातों को लेकर ये समझना जरूरी है कि अगर इस तरीके से काम नहीं किया जाएगा तो हमारे कथनी में और करनी में फर्क दिखेगा। मैं डॉक्टर सतवीर चौधरी जी अब आपसे बात करना चाहूँगा कि सरकार ने कहा कि MBBS की सीटें बढ़ाकर 1800 की गई हैं, और इसके अलावा जो कोरोना काल में सरकार ने अपनी तैयारी की वो आपको कैसी नजर आई? हालांकि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने बेहतर काम किया, लेकिन कितना बेहतर काम किया ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है, और क्या काम बेहतर हुआ और क्या काम बेहतर करने की जरूरत आपको दिखती है? जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है, बजट में बढ़ोतरी तो आके गरीब हुई थी पिछली बार, और स्वास्थ्य सेवाओं में चलो दवाइयों की तो हमारे बस में नहीं है, दवाइयों की कमी थी, रेमडेसिविर हो चाहे अन्य बीमारियां हों चाहे अन्य दवाइयां हों, लेकिन जो बेड शॉर्टेज रही और ऑक्सीजन की शॉर्टेज रही वो गलत। दूसरी वेव में सभी जगह बेड नहीं मिलते। दिल्ली के चारों तरफ के जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट है उनमें तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, बाकी भी सभी जिलों में शॉर्टेज थी ऑक्सीजन जी। इसी प्रकार वैक्सीन, अब इस महीने में वैक्सीन की सप्लाई लगभग चरमरा गई, और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अगर कोई घर में कोई चीज कम होती है तो थोड़ी थोड़ी बांट दी जाती है। तो वैक्सीन जो है ये मिठाई नहीं है या कोई प्रसाद नहीं है थोड़ा थोड़ा बांट दो, ये तो वैक्सीन तो जल्दी से जल्दी लगने चाहिए। तो अगर वैक्सीन में किफायत की जाएगी, किफायत इसका इलाज नहीं है, वैक्सीन की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए। और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारी सप्लाई दे रही है, अब तो सिर्फ एक व्यवस्था करनी है कि वो वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगे। तो वैक्सीन पे जोर देना होगा। और ऑक्सीजन में सेकेंड वेव में ठीक है हमारे कमियां रही सेकेंड वेव में, जबकि लगभग 1 साल मिला था पूरा करने की। तो अब अगर थर्ड वेव कभी आती है उसका कारण तो थर्ड वेव का यही होगा, लोगों की लापरवाही या सरकार की लापरवाही। और तीसरा जो वायरस है वो तो अपना स्ट्रेन चेंज करता ही रहता है। तो खुदा न खास्ता अगर वायरस ने अपना स्ट्रेन चेंज कर लिया, कोई और नया वेरिएंट निकाल दिया, तो तीसरी वेव आनी सुनिश्चित है। और तीसरी वेव से बचने की पूरी तैयारी होनी चाहिए, ज्यादा पैदा किए जाने चाहिए और ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। अब जिला के स्तर से ही सुविधाएं जो है अच्छी दिखी, सब डिवीजन और CSC और CSC लेवल पर सेकेंड वेव में सबने देखा कि सुविधाएं लगभग ना के बराबर। तो सुविधाएं सब जगह हर स्तर से सुविधाओं को प्राथमिकता से सुधारना होगा। हेल्थ और एजुकेशन सरकार की कभी भी प्राथमिकता नहीं रही। हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट और सफाई। तो हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट की जो व्यवस्था है वो सुधारनी पड़ेगी, उसका बजट सुधारना पड़ेगा। सिर्फ कहने से कि एफिशिएंसी बढ़ा दी है या सुधार हो गया है बात नहीं करेंगे। जो भी खाली सीटें हैं डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की, अभी भी डॉक्टरों की और पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। जो 2 टेम्परेरी अस्पताल हिसार में और पानीपत में बनाए गए हैं उनमें भी स्टाफ की शॉर्टेज है। अब तो उनमें खाली है, लगभग कोई बेड कोई मरीज है नहीं ऊपर हिसार में या पानीपत में, लेकिन उनकी जो तैयारी है उसमें भी स्टाफ की बहुत ज्यादा स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसी प्रकार सभी जिला स्तर के हॉस्पिटल से, CSC से, प्रशिक्षण हॉस्पिटल से हर सुविधा सुनिश्चित की जाए ताकि अगर कभी थर्ड वेव आती है तो उसके लिए अब पूरी तरह से जी बिल्कुल। ये तैयारियां जो आज हम कर रहे हैं इनको और बेहतर करने की ज़रूरत है, और हमारे पास जो अभी है वो उतना उपलब्ध नहीं है जितना होना चाहिए। अब छोटे छोटे कमेंट वक्त की मुझे ख्याल रखना पड़ेगा मलिक साहब, लेकिन एक विपक्ष को लेकर भी कमेंट समझना ज़रूरी है
आज हम देख रहे थे कि 600 दिनों को लेकर विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई सारी बातें कही गई। अब मैं एक एक कमेंट, अगर विपक्ष आज यहाँ होता जहां पर आज हरियाणा में जो दूसरी पार्टी की सरकार है, बीजेपी की, जेजेपी की, और अगर कोरोना संकट ऐसा ही होता तो वो कैसे इससे निपटता? हालांकि ये सवाल जो है ये इस प्रकार का हो सकता है कि इसको ये मानकर चले कि ये उसके काल में हुआ नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा शक्ति को लेकर मैं बात करना चाहूं, वो कहां पर आपको नजर आता है? ये हालात होते और वो यहां पर होता तो कैसा होता? वो जो आज सरकार पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि उनसे भी सवाल पूछना जरूरी है। मलिक साहब, छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद मान साहब के पास जाऊंगा। देखिए, आप जितना और वो टाइम दिया वो मेरे को तो उतना मिला नहीं सारी बात। मलिक साहब माफी चाहूंगा, वक्त किसी और दिन चर्चा करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। हाँ हाँ, देखिए, सरकार ने एक अच्छी चीज है वो तो बताई थी। वो अच्छी चीज है कि बहुत गाँव में 24 घंटे बिजली आने लगती है। कुछ गाँव में आई है, एक स्कीम है, 2 गाँव वाले पूरी कर देते हैं, वो 24 घंटे बिजली आ रही है जी। ये एक अच्छा काम किया है। अब जितनी भी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो, सब एक छुरी पर चल रही है कि रेवड़ी बांटो और राज करो। अगर हमने तो उन्होंने वो पेंशन 1200 की थी, हमने 1500 कर दी। उन्होंने सब्सिडी, हमने गेहूं की कीमत 72 रुपये बढ़ा दी, ये सब फ्री दे दी, ये दे दी। इनसे इसको डेवलपमेंट नहीं कहा जाता। डेवलपमेंट ये होता है, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा था कि इस देश में 2 किस्म की पॉवर्टी है, एक तो फाइनेंशियली, दूसरी वो जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की है ना, उससे आप पूरा फायदा नहीं ले पा रहे। तो आपको एक एग्जांपल दूंगा, थोड़ा टाइम दिया, सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। एक मुख्यमंत्री हो या चाहे प्रधानमंत्री हो, हेल्थ के ऊपर बता रहा हूँ, उसके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात ये है अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, और वो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं। अब इससे देख लो जी, को कोरोना प्रॉब्लम, ये हालात जैसे आपने कहा कि मेडिसिटी में गए, वो क्यों गए थी? तो मेडिकल कॉलेज रोहतक है, वहाँ कराओ अपना ट्रीटमेंट, या तो उनके ऊपर आपका विश्वास नहीं है। दूसरा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना जी। दिल्ली से चंडीगढ़ का किराया बस का 219 रुपए और ट्रेन का 85 रुपए। मीनिंग देयर बाई स्टेट के अंदर ट्रेन ज्यादा से ज्यादा चलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, भिवानी से कोई आदमी गुड़गांव आता है, उसको बस मारना पड़ता है, क्योंकि भिवानी से गुड़गांव कोई ट्रेन आ ही नहीं रही, और उसका किराया 120 रुपये, घंटे लगते 30। अगर ये सरकार, इसका कुछ नहीं लगता, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से मिलके और भिवानी से गुड़गांव एक ट्रेन चलवा दे, देखो कितने आदमियों को फायदा हो गया। अब रेलवे मिनिस्ट्री ने एक सुविधा कर दी है सब स्टेट्स को कि आप जो आपके अनयूटिलाइज्ड ट्रैक है, जैसे रोहतक से रेवाड़ी है, 600 करोड़ रुपए से ट्रैक नया बना, ट्रेन सिर्फ 2 चल रही है, आप सरकार से, रेलवे मिनिस्ट्री से एक ट्रेन खरीदो और चलाओ आप। अगर ये भी काम भी सरकार करते, इस तरह के कदम उठाए जा सकते। ठीक है, मैं रोकूंगा आपको मलिक साहब। एक छोटा सा कमेंट गुरजीत जी आपसे पूछूंगा कि कृषि को लेकर दावे जरूर करता रहता है विपक्ष की हम होते तो बेहतर करते, और जो कृषि कानूनों को लेकर आज विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, अगर वो होता तो क्या हालात होते? छोटा सा कमेंट, 30 सेकंड आपके पास। मैं वक्त के ख्याल रखते हुए कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है 4-5 मिनट के लिए। देखिए, कृषि कानून तो एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है और बहुत लंबा सब्जेक्ट है। इस पे विस्तृत अगर चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जी। और बहुत सारों को उसकी जानकारी भी है कि क्यों बहुत सारे लोग उसके पक्ष में नहीं है, कम से कम हमारे जो ये आसपास के राज्य हैं। लेकिन जो विपक्ष की बात है कि विपक्ष क्या करती है, तो विपक्ष भी तो हमने देखी हुई है। हरियाणा में कम से कम 1-2 रीजनल पार्टीज ने राज किया है, कांग्रेस ने राज किया है, भाजपा अकेली ने किया, भाजपा जसपा ने किया। फर्क ये है कि एक तो हाइपर मीडिया का जमाना है, अब बातें प्रसारित बहुत तेज होती हैं, और हमारी सरकार भी कुछ हाइपर मीडिया के मोड में रहती है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बातों को जब करती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, जिसपे वो खरी नहीं उतरती। और वही बात तो जो मलिक साहब ने कही, डॉक्टर हवा सिंह जी ने कही कि कम से कम जो बातें अनाउंस की हैं उसको फॉलो अप तो करो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो करो। अगर कुछ गांवों में भी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो कम से कम वो सरकार के साथ दे विल स्टैंड अप कि हमने, मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद कोई बेहतर बात बताना चाह रहे होंगे। आई स्टॉप हियर। ठीक है, ये 15 सेकंड लूंगा शमशेर जी। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार जो भी करे उसको उल्टा बताना। सरकार कहेगी सूरज पूर्व में निकलता, पश्चिम में छिपता।
विपक्ष ने कहा नहीं जी, कोई विपक्ष हो जी, ये पश्चिम में निकलता स्वयं और पूर्व में छिपता है। ठीक है। अब ये जो 3 काले कानून है ना, अगर मान लो कांग्रेस के वो खत्म होते तो बीजेपी ने इनको काला बताना था। जो कर रहे बहुत अच्छे हैं, क्रांतिकारी है। बीजेपी ने सब के सारे नेताओं ने टिकरी बॉर्डर पर जाना था, किसानों हम तुम्हारे साथ, ये खेल है हमारी। बिल्कुल, ये बातें जो है चर्चा का, जब हम चर्चा करते हैं तो आप लोग रखते हैं ऐसी बातें। एक छोटा सा कमेंट मैं डॉक्टर वासिंग जी से आपसे पूछूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आज बात कर रहे हैं, जो पहले की सरकारें हरियाणा में रही वो क्या छोड़कर गई थी और आज जो हालात हैं उसमें क्या फर्क नजर आता है? क्या दोनों एक जैसे रहे या कुछ बेहतर था या फिर ऐसा ही था जैसा आज हम बात कर रहे हैं? शमशेर जी, बड़ी स्पष्ट बात है। मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, सब रेवड़ियां बांटते हैं। ना तो हुड्डा साहब के रजीम में कोई बड़ा उद्योग आया, ना ही इस सरकार में कोई बड़ा उद्योग आया जिसको हम उंगलियों पे गिना सके, समाज को बता सके भी ये बड़ा उद्योग आया, इतने लोगों को रोजगार मिला है। तो जहाँ तक ये पॉलिटिशियन को मजा आ गया कि वो जनता में, जो मान साहब ने कहा ना, मीडिया में इतना हाइप क्रिएट कर दो और उसके बाद बयान बदलते रहो, आज ये देंगे, कल ये देंगे, वो देंगे, तो जाल में जो है समाज फंस जाता है। क्यों हमारे मैं शमशेर जी एक आपसे 30 सेकंड लूंगा सिर्फ जी। हमारे इसकी सबसे बड़ी जड़ है इस समस्या की, जो स्कूल एजुकेशन है। हमारे स्कूल एजुकेशन इतनी कमजोर है। यूनिवर्सिटी हमारे पास 20 से 21 है, कॉलेज हमारे पास 200 गवर्नमेंट, 400 प्राइवेट कॉलेज हैं, पर तो स्कूल तो गणाए ना कितने हैं सरकारी स्कूल। एक राय स्कूल को आप मेंशन कर सकते हो जिसमें अच्छी एजुकेशन है, जिसमें हजारों बच्चे ऑफिसर बने हैं। हमारे जहाँ जरूरत है, हम प्रॉपर रूरल एरिया में एजुकेशन के अच्छे स्कूल खोलें, नंबर 1। नंबर 2, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करे। नंबर 3, वो खेती की जो आज समस्या है, जो काले कानून की बात करें, हमारा एग्रीकल्चर स्टेट है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए, किसानों से बैठ के बात करनी चाहिए, उस एज ए मिडिल मैन जो ना प्राइम मिनिस्टर और किसान के बीच में होना चाहिए। वो किसान स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, किसान वहाँ पर ज्यादातर मंत्री किसानों के बेटे हैं, उनको आगे आना चाहिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करनी चाहिए। मैं और नेक्स्ट आपसे बात ये कहूंगा कि जो है हमारा विकास खेती के बगैर स्टेट का नहीं हो सकता। मैं मान साहब से और सभी इस पास से बिल्कुल एक अहम बात जो आज की चर्चा में है वो यही है कि खेती का काम होना चाहिए। छोटा सा कमेंट आपसे मैं पूछूंगा सतवीर जी, एक छोटा सा कमेंट। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज सवाल उठ रहे हैं, ये पहले कैसे थे? सरकार चाहे वो बीजेपी की रही हो या गठबंधन की रही हो, सवाल तो पहले भी उठते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं थी, थ्रू आउट अच्छी नहीं थी। लेकिन मैं एक मोटी बात बताना चाहता हूँ, 30 साल पहले या 40 साल पहले जब किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से हम किसी मरीज को रेफर करते थे पीजीआई, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाता था। अब उल्टा हो गया है। अब सिविल हॉस्पिटल से किसी भी शहर में चले जाओ, आप गुड़गांव की तो बात ही छोड़ो, गुड़गांव में तो कम से कम 10 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो सिविल हॉस्पिटल से अच्छे हैं। अंबाला में, करनाल में, सब जगह अगर करनाल से एक मरीज को पीजीआई रेफर किया जाता तो वो पीजीआई नहीं जाता, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है। अगर यमुनानगर से मरीज को पीजीआई रेफर किया जाता है तो वो यमुनानगर सिविल अस्पताल की नहीं मानते हुए गाबा हॉस्पिटल में चला जाता है। तो ऐसा क्यों है कि सिविल हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे हैं, जबकि सिविल हॉस्पिटल के पास जमीन ज्यादा है, सिविल हॉस्पिटल के पास डॉक्टर ज्यादा हैं, सिविल हॉस्पिटल के पास स्पेशलिस्ट ज्यादा हैं, उनको सुविधा नहीं दी जा रही पूरी और मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रही जी। तो जब तक सिविल हॉस्पिटल सीएससी पीएससी ठीक नहीं होंगे, प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनका बेसिक एम, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल कॉर्पोरेट हैं, वो तो डॉक्टर के मैनेज हॉस्पिटल नहीं रहे अब जी। अब चाहे मैक्स हॉस्पिटल हो, चाहे फोर्टिस हो, चाहे पंचकुला का एल्केमिस्ट हो, वो ओन्ड बाय नॉन डॉक्टर्स हैं। उनका मेन काम मुनाफा कमाना है और जो भी मुनाफा कमाने वाला अस्पताल होगा वो इमरजेंसी में, आफत के समय में कभी उसका फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, ये क्योंकि आफत के समय में इमरजेंसी के सेवा में सेवा भाव की जरूरत है। हाँ। तो वो सेवा भाव तो सिविल हॉस्पिटल से, पीएचसी से, सब डिवीजन हॉस्पिटल से मिलेगा, उनको सुधारना पड़ेगा। उनको सुधारना पड़ेगा। ये है कि पिछले 20-30 साल में सुधरना तो क्या है, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि सिविल हॉस्पिटल जो है कंपैरिजन में दूसरे हॉस्पिटल से नीचे हैं, जबकि उनकी जमीन ज्यादा है, उनके पास बिल्डिंग अच्छी है, उनके पास डॉक्टर, बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं उनके पास ज्यादा है,
डॉक्टर्स की जो योग्यता की बात करें वो ज़्यादा है, मशीनों की बात करें वो अच्छी महंगी हैं, क्वालिटी वाली मशीनें हैं क्योंकि सरकार खर्च कर सकती है, लेकिन मैनेजमेंट की आपने बात की, उस पर काम करने की ज़रूरत है। चलिए मलिक साहब बहुत धन्यवाद, धारीवाल साहब हमारे साथ जुड़ने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, गुरजीत सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सतवीर चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर हवा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा सरकार के 600 दिन पूरे होने को लेकर थी, उसमें ये जो काल रहा इसमें कोरोना संकट के चलते कुछ समय जरूर भेंट चढ़ गया, लेकिन जो बातें आती हैं सामने कि सरकारें जो भी कोई इवेंट करती हैं उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो जनता के सामने दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि ऐसा किया, ऐसा करेंगे। तो आज की चर्चा में निकलकर यह सामने आया कि शिक्षा को बेहतर करने की जरूरत आज भी है, स्वास्थ्य पर काम करने की जरूरत पहले थी उतनी आज भी नजर आती है। इसके साथ साथ रोजगार को लेकर हरियाणा में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, उस पर भी काम करना बहुत जरूरी है। और कृषि को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा प्रदेश, माफ कीजिए, उस प्रदेश में सबसे ज्यादा फोकस अगर खेती बाड़ी पर किया जाए, उसको बढ़ाने के लिए उस पर काम किया जाए, कृषि को, किसान को एक पहचान दी जाए और उसके लिए तरह तरह के प्रयोग किए जाएं, उसके लिए अच्छे उद्योगों की स्थापना की जाए, तो हरियाणा जो है वो देश में अपनी अलग पहचान बना सकता है और कृषि क्षेत्र में ऐसे रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है जिससे रोजगार का संकट भी खत्म हो सकता है। बेरोजगारी को लेकर सवाल लगातार उठते रहते हैं, वो सवाल नहीं खड़े होंगे, लेकिन उसके लिए जरूरत इस बात की है कि काम किया जाए। ऐसा ना हो कि राजनीति में उलझा करके, चाहे वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, उसमें प्रदेश की जनता को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये तमाम बातें आज की चर्चा का विषय रही। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।